नमस्कार दोस्तों, आज के अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के फर्स्ट चैप्टर भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, एक खास बात आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट का आधे से ज़्यादा कोर्स में पढ़ा चुका हूं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वह लोग मेरे वो वीडियो वहां देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। देखिए, मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में समसामयिक उपलब्ध स्रोतों से विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का भारत वर्णन, मेगास्थनीज के वर्णन का अन्य यूनानी विज्ञानों द्वारा उद्धरण तथा विभिन्न अभिलेख ऐसे स्रोतों में प्रमुख हैं जो तत्कालीन भारतीय सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। अब देखिए सामाजिक स्थिति। तो देखिए, सामाजिक स्थिति में पहला पॉइंट है वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था। देखिए, वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था मौर्य काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। कौटिल्य ने धर्मशास्त्रों के समान 4 वर्णों का ही वर्णन किया है तथा उनके व्यवसाय निर्धारित किए हैं। पहले के समान ही समाज में ब्राह्मणों की प्रधानता थी। कौटिल्य ने 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है, जिनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के कारण हुई थी। इस वर्ण संकर जातियों में निषाद, मागध, सूत, वेग आदि उल्लेखनीय हैं। कौटिल्य ने सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र ही माना है। मेगास्थनीज ने भारत की वर्ण व्यवस्था के विषय में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता था तथा न ही उसे अपने व्यवसाय को दूसरी जाति के व्यवसाय में बदलने की अनुमति थी। केवल ब्राह्मणों को यह अधिकार प्राप्त था। फिर पॉइंट 2 है विवाह। तो देखिए, संतानोत्पत्ति विवाह का मुख्य उद्देश्य था। विवाह के लिए कन्या की आयु 12 वर्ष व पुत्र की आयु 16 वर्ष उचित मानी जाती थी। देखिए, कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। ये 8 प्रकार के विवाह इस प्रकार हैं। देखिए, कौन कौन से हैं? वाह्य विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह व पैशाच विवाह। फिर देखिए आगे, स्त्रियों व पुरुषों दोनों को ही पुनर्विवाह की अनुमति थी, यानी कि वो दोबारा शादी कर सकते थे, किंतु इस विषय में पुरुषों को अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं। चाणक्य ने नियोग प्रथा का भी उल्लेख किया है। चाणक्य ने नियोग प्रथा का भी उल्लेख किया है। पुरुषों को अनेक विवाह करने की अनुमति थी। अर्थशास्त्र में लिखा है कि पुरुष संतान न होने पर पुनः विवाह कर सकता है, क्योंकि स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के लिए ही हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की दशा। तो देखिए, स्त्रियों की दशा क्या थी? मौर्य काल की स्त्रियों की दशा स्मृति काल से अच्छी थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी, किंतु फिर भी उनकी स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं थी। स्त्रियों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी तथा पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती थीं। मौर्य युग में अनेक ऐसी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है जो पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं करती थी तथा गणिका अथवा वैश्या का जीवन यापन करते हुए राजा का मनोरंजन करते थे। स्त्रियों से गुप्तचरों का भी कार्य लिया जाता था। राजमहल में भी स्त्रियां सैनिकों के रूप में भी कार्य करते थे। फिर आगे देखिए, यूनानी लेखकों के वर्णनों से ज्ञात होता है कि राजघराने की स्त्रियां आवश्यकता होने पर शासन सूत्र भी अपने हाथों में ले लेती थीं।
फिर आगे देखिए चौथा पॉइंट है रहन सहन। तो देखिए रहन सहन कैसा था मौर्य काल में। तो देखिए मौर्यकालीन भोजन में विविध प्रकार के अन्न, दूध व मांस का समावेश होता है। यद्यपि जैन व बौद्ध धर्मावलंबी मांस नहीं खाते थे, किंतु अधिकांश जनता इसका सेवन करती थी। यहाँ तक कि अशोक के समय में राजकीय रंगानगर में प्रतिदिन अनेक पशु पक्षियों की हत्या की जाती थी। दूध भारतीयों का प्रमुख पेय था। दूध के अतिरिक्त मधु, शरबत व अंगूर का रस आदि का प्रयोग भी किया जाता था। मदिरा का भी मौर्यकालीन लोगों द्वारा सेवन किया जाता था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि विशेष पदाधिकारियों के अतिरिक्त साधारण भारतीय मदिरा का सेवन नहीं करते थे, परंतु मेगास्थनीज का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मदिरा का समाज में प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीयों की भोजन करने की प्रणाली के विषय में लिखा है कि जब भारतीय भोजन करने बैठते थे तो प्रत्येक सदस्य के सामने टिपाई के आकार की मेज रख दी जाती थी, जिसके ऊपर सोने के प्याले में सबसे पहले चावल परोसे जाते हैं, उसके बाद अन्य पकवान खाए जाते हैं। फिर देखिए पॉइंट नंबर 5 है दास प्रथा। तो देखिए दास प्रथा का प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दास प्रथा मौर्य काल में ही प्रचलित थी, यद्यपि यूनानी लेखकों ने इसका उल्लेख नहीं किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सभी भारतीय समान हैं और उनमें कोई दास नहीं है। डायोडोरस ने भी लिखा है कानून के अनुसार भारत में कोई भी किसी भी परिस्थिति में दास नहीं हो सकता। स्ट्रबो ने भी इसी संदर्भ में लिखा है चूंकि उनके पास दास नहीं है, उनके मतलब भारतीयों के पास दास नहीं है, अतः उन्हें बच्चों की अधिक आवश्यकता होती है। फिर आगे देखिए मौर्यकालीन सामाजिक जीवन की सर्वोच्च विशेषता नैतिक स्तर थे। अशोक द्वारा अपने अभिलेखों से माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुजन का आदर करना, अहिंसा, दान, क्षमा, सहिष्णुता का विकास करना उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है। मेगास्थनीज के वर्णन से भी इस कथन की पुष्टि होती है। फिर आगे देखिए आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो देखिए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि मौर्य काल आर्थिक गौरव का युग था। देश मौर्य काल में अत्यंत समृद्ध था। राज्य की अर्थव्यवस्था व वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी, जिनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। फिर आगे देखिए नंबर 1 है कृषि। तो देखिए कृषि कैसी थी? तो मौर्य काल में भी अधिकांश जनता गांवों में ही रहती थी, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। भारत सदैव से एक कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि व कृषकों की सुरक्षा का राज्य की ओर से उचित प्रबंध किया जाता था। भूमि 3 प्रकार की होती थी। कृष्ट, जिसको जुती हुई भूमि कहते थे, अकृष्ट जो जुती हुई न हो, तथा स्थल जो बंजर थी। खेती हल व बैलों की सहायता से की जाती थी तथा भूमि को उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से खाद का प्रयोग भी किया जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का उचित प्रबंध किया जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन। तो देखिए मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी था। पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था थी। राज्य की ओर से भी पशुओं की सुरक्षा व वृद्धि की समुचित व्यवस्था की जाती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वाणिज्य व्यापार। तो देखिए मौर्य काल में वाणिज्य एवं व्यापार की भी उन्नति हुई। मौर्यकालीन राजनीतिक एकता तथा शक्तिशाली केंद्र ने विभिन्न शिल्पों को प्रोत्साहित किया। प्रशासनिक सुधार के साथ व्यापारिक सुविधाएं और व्यापार का पोषण करने वाले शिल्पों ने छोटे छोटे उद्योगों का रूप धारण कर लिया। फिर आगे देखिए सूत कातने व बुनने का उद्योग मौर्य युग में प्रमुख था। देखिए ऊन, रेशे, कपास व रेशम का सूत कातने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार निर्मित वस्त्रों की मेगास्थनीज ने अत्यंत प्रशंसा की है। काशी, वंग,
पुंड्र, कलिंग व मालवा सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे। मेगास्थनीज ने भारत में विभिन्न धातुओं की खानों व खनिज व्यापार का भी उल्लेख किया है। इन खनिजों का उपयोग आभूषण, बर्तन, युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र व मुद्राएं आदि का निर्माण करने में किया जाता था। फिर आगे देखिए धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो देखिए मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। राजा, सेठ व जनता ब्राह्मण धर्म का ही पालन करती थी तथा पुरोहितों द्वारा निर्देशित मार्ग का पालन करती थी। इसी कारण पुरोहितों व ब्राह्मणों का समाज में अत्यंत आदर था। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व समाज में वैदिक यज्ञों का प्रचार था। अश्वमेघ, नरमेघ, वाजपेय यज्ञों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे जो लोकप्रिय न होते हुए भी समाज द्वारा किए जाते थे। अर्थशास्त्र में विष्णु, इंद्र, शिव, सरस्वती, अग्नि, कृष्ण आदि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में मूर्ति पूजा का भी उल्लेख किया गया है। फिर आगे देखिए यद्यपि वैदिक यज्ञ व औपनिषदीय विचार भारतीय समाज में सजीव शक्तियां थी तथापि श्रमणों के संघ भी थे। अशोक के शासनकाल में ब्राह्मणों, श्रमणों के अतिरिक्त 3 अन्य संप्रदाय तीर्थक, आजीवक व निर्ग्रंथ जैन थे। इनमें आजीवक व निर्ग्रंथ अधिक लोकप्रिय व शक्तिशाली थे। इनके अतिरिक्त अशोक के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सशक्त धर्म बौद्ध धर्म था जिसका अशोक ने अत्यंत प्रचार एवं प्रसार किया था। अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीत भी हुई थी। इस प्रकार अशोक के समय बौद्ध धर्म ही राज्य का प्रमुख धर्म बन गया था। मौर्यकालीन जनसाधारण धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे, चाहे वह किसी धर्म के अनुयायी क्यों न हो। जनसाधारण का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।